हम अपने वोट आपको क्यों दिए? बैठ जाओ इधर, तुमने हिलना नहीं। वो जिसने बिठाया, आपको पता है जिनका काम नहीं था इलेक्शन में जाना। इन बातों को अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। मेरी बात सुनिए, डिंगा गुजरात रोड कारपेटिंग शुरू थी। बदकिस्मती इस मुल्क की, इतने नए लोग बरसरे इख्तिदार आए हैं साहब, आपने बहुत सारे इशू छेड़ दिए हैं। जो आपने बड़े साथ बात ही, जो जब देखें सड़क एक मेट्रो बस उनसे मुकम्मल नहीं होना चाहिए। 5 बार इलेक्ट होने के बावजूद आप अपने इलाके की या आप अपने हल्के की तकदीर नहीं बदल सकते। मुखालफों को कुचलो, इनकी कंस्टिट्यूएंसी को तबाह करो। इलेक्शन लेने के लिए जो भी आपके इनके हाथ में हथकंडा आता है उसे चला दो। काइंडली जितना सवाल हो उसके कॉन्टेक्स्ट में रहकर बात कर रहे हैं। रोड टैक्स हर गाड़ी दे रही है, मोटरसाइकिल वाला दे रहे, पैसे किधर जा? चंदा मांग के प्रोविंशियल हाईवे की रोड भी मुरम्मत हुई है। उस बंदे की हुकूमत है जो 8 रुपए के ऊपर बिजली का बिल जला रहा था, लोगों को कहता था महंगाई ना दे। यहाँ तो वही वक्त आ गया, दोबारा आप पूछने वाला कोई है ही नहीं। क्या आप मुस्लिम लीग शबाल या मुस्लिम लीग मरियम को सपोर्ट करते हैं? अगर मियां नवाज शरीफ इस मुल्क का मुखलिस नहीं है तो फिर समझे सियासतदानों में कोई मुखलिस नहीं। आज देखें, आज तो हालात इतने बदतर हो गए हैं, समझ ये आती है कि मुल्क किसी और का है, हुकूमत किसी और की है। मियां साहब, अगर आप जीते तो आप सिलेक्टेड नहीं है, कोई दूसरा जीत जाए तो आप सिलेक्टेड का ठप्पा लगा देते हैं। ये भी तो कोई जमहूरी रवैया नहीं है। आप वो बात कर रहे हैं जो बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता। तो उन्हीं लोगों का साथ दिया जिनको आज आप बुरा भला कहते हैं। क्या आप इसको जमहूरियत कहते हैं? अजीब बात है आपकी। आज अपने जिले के हालात देख लें, बेबस हैं पुलिस वाले के पीछे कौन है भाई? तर्जमानी की तुम्हें क्या जरूरत है? कोई काम करके लोगों को दिखाओ। चौधरी परवेज लाई गुजरात पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है। ये डाकुओं के ऊपर बैठी हुई हुकूमत है, इसने जाना ही जाना है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नसीर चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद है साबिक MPA मियां तारक महमूद साहब। मियां साहब, वेलकम इन द शो। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, मियां साहब, आप मुतअद्दिद बार MPA मुंतखब हुए, क्या कभी ज़हन में ये ख्याल भी आया कि आप आइंदा इलेक्शन में MNA के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे? शुक्रिया। जो आपका सवाल है, मैं पहले तो ये इस साइड पे मैं नहीं आया, लेकिन अब जो पार्टी फैसला करेगी इस तरफ मैंने उन्हें ये बता दिया है। जो इलेक्शन मेरी पार्टी कहेगी मैं वो लड़ूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपकी कोई ज़ाती ख्वाहिश भी है कि आप आइंदा जो है वो MNA के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे? देखें, वो ज़ाती ख्वाहिश नहीं, ज़ाती ख्वाहिश आपने ठीक पूछी है। आज जो मसाइल हैं, मैं कोई अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए सियासत में नहीं आया। मैं लोगों के मसाइल देख के, जो हालात बदतरीन हालात मैंने शुरू में देखे हैं, और मेरी मेहनत और कोशिश और इस इलाके की खिदमत और असम्बली में जो मैंने अपने आप को जिस तरह पेश किया और मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई, मैंने लेजिस्लेशन में ओवरऑल मैंने तमाम जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमेशा आप लोगों की नुमाइंदगी की। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपनी ख्वाहिशात रख दूँ, मेरी ख्वाहिश तो है ये पाकिस्तान फले फूले, पाकिस्तान तरक्की करे। मियां साहब, माशाल्लाह आप 5 बार MPA मुंतखब हुए, एक बार आपकी दुख्तर MPA मुंतखब हुई। 5 बार MPA मुंतखब होने के बावजूद आज तक आप डिंगा खारियां रोड नहीं बनवा सके, तो आइंदा आप आवाम से किस तरह ये उम्मीद रखते हैं, आवाम अपने वोट आपको क्यों दे? आप ये कोई, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे कि आप मोरी शरीफ से तल्लक रखते हैं। आपने मोरी रोड देखी हुई है? किसने बनाई है? PMLN ने बनाई है। कितनी खूबसूरत सड़क है ये। 2004 में मैंने ये रोड डुअल कैरेजवे की थी। हमने देखनी होती है कि हमारी गवर्नमेंट की फंडिंग की क्या पोजीशन है। ये सड़क बनी थी TST, और ये बड़े थोड़े से पैसों से डुअल कैरेजवे, इसके ऊपर ग्रीन बेल्ट है। अब सवाल पैदा होता है, जो TST रोड है उसकी रीसर्विसिंग होती है हर साल 2 साल बाद। जब मैं असम्बली में था 2018 में, मेरा एक क्वेश्चन शायद आपके सामने से गुजरा हो, मैंने उन्हें कहा था इसे फौरी तौर पे मरम्मत करें। 5 करोड़ फंड मंजूर थे, काम इसके ऊपर शुरू था, लगा हुआ था सारे का सारा सिस्टम। सिर्फ इसके ऊपर 4 जो हैं वो पैच वर्क लगनी है। आज भी देख लो, कोई सारी सड़क टूटी हुई नहीं। ये तो बदनसीबी है कि कोई काम को समझता ही नहीं इशू क्या है। वो 4 पैच वर्क मैं आपको गिन के बता देता हूं किधर किधर है। जब काम शुरू था
डिंगा गुजरात रोड कारपेटिंग शुरू थी, वो उस वक्त हमारी हुकूमत खत्म हुई है, बटुआ वाला मैंने उधर ही पड़ी हुई है। जो एडीपी की स्कीम होती है फुल फंडेड स्कीमें थी, ये भी पैच वर्क, इसकी रीसर्विसिंग के पैसे मौजूद थे। समझ नहीं आती, मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूं कि आज तो 2.5 साल से ऊपर का अरसा वर्क गुजर गया, क्या गवर्नमेंट से ये लोग एक पैच वर्क भी नहीं लगवा सकते? सड़क 2004 में हमने डुअल कैरेजवे बनाई, टीएसटी रोड थी, बड़े थोड़े पैसों से बनी हुई है। अब सवाल पैदा होता है, अब हम उसे, अल्लाह करता हमारी हुकूमत आती तो मैं इसे कारपेटिंग रोड ना बनाता, तो फिर आपका ये था। हमने वो कारपेटिंग, इतनी कारपेटिंग रोड बनाई है। और हमारी पता है क्या, शहबाज शरीफ ने टर्की के साथ मिलके मुझे भी भेजा था, मैं सेक्रेटरी CNW के साथ गया था, हमारा एक डेलीगेशन गया था। हमने टोटल 3 महीने के अंदर अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने हैं। ये सड़क आप देखते 3 महीने से ऊपर हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं, हमने तो 1 साल में आप सोचिए मेट्रो बस जो लाहौर में मुकम्मल हुई, हमारे मुकाबले में आप देखते हैं तो पेशावर में 8 साल से उनकी हुकूमत है, एक मेट्रो बस उनसे मुकम्मल नहीं हुई ना चली है। नहीं, वो गवर्नमेंट की सतह पे मियां साहब मेरा सवाल नहीं था, मेरा आपसे जाती सतह पे सवाल था कि आप 5 बार माशाल्लाह MPA इलेक्ट हुए, लेकिन 5 बार इलेक्ट होने के बावजूद आप अपने इलाके की या आप अपने हल्के की तकदीर नहीं बदल सकते। देखें मेरी बात सुने, सबसे पहली तकदीर बदली जाती है जब एजुकेशन होती है। मैं 1988 में जब आया था, आप यकीन जानिए मेरी कंस्टिट्यूएंसी में मैट्रिक पास बच्चा नहीं कोई मिलता था, भर्ती आ गई PTC टीचरों की, तो इधर खारियां वाली साइड से भर्ती हुए। मेरी कंस्टिट्यूएंसी फर्स्ट टाइम ये खारियां शहर और कैंट मेरे में पड़े। मेरी जो कंस्टिट्यूएंसी थी वो थी मिर्जा तार तक, इससे पहले कुछ अरसा मोरी भी और दोरिया भी मेरे साथ रहा है। मेरी कंस्टिट्यूएंसी सबसे पहले यहाँ इंसाफ वाली जिसके हाथ में आता है, ये कुछ देर से चल रहा है कि मुखालफों को कुचलो, इनकी कंस्टिट्यूएंसी को तबाह करो, इनसे इलेक्शन लेने के लिए जो भी आपके इनके हाथ में हथकंडा आता है उसे चला दो। साहब मेरी आपसे मुद्दाना रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितना सवाल हो उसके कॉन्टेक्स्ट में रहकर बात करें। ठीक है, आपकी मर्जी। बहुत सारे जो मैंने आपको कहा ये सड़क मैंने डुअल कैरेजवे बनाई थी और इसकी मुरम्मत हो रही थी, थोड़ा सा काम था, वो भी नहीं हुआ। अब मौजूदा MPA साहब जो है वो क्रेडिट लेते हैं, वो कहते हैं, और एक फ्रेंड्स ऑफ डिंगा का कोई एक छोटा मोटा क्लब टाइप है, उन्होंने भी इसका क्लेम किया है कि हम जो है वो पैच वर्क करवा रहे हैं, और मियां अख्तर याद साहब भी कहते हैं कि हम करवा रहे हैं। तो असल हकीकत क्या है, अगर आपके हमारे नाज़रीन को बात ये है कि मैं समझता हूँ कि आप कहते हैं बात, आपने तो आप मेरे ऊपर सवाल कर रहे हैं और ये सब लोग मेरे जवाब को सुन रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मुझे ये, मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि जो पैच वर्क है, ये जो हम रोड टैक्स देते हैं, इससे कितनी गाड़ियाँ इस इलाके में हैं, वो किधर पैसे जा रहे हैं? 2.5 साल से ये जो रोड टैक्स हर गाड़ी दे रही है, मोटरसाइकिल वाला दे रहे, पैसे किधर जा रहे हैं? क्यों नहीं रोड मुरम्मत हुई? मेरे तो क्वेश्चन होते हैं असेंबली में और मैं पूछता था खड़े होके कि ये यहाँ पे इतने पैच वर्क हैं, और मैं गुजरते हुए रात के 12 बजे भी कभी मुझे जंप लगे ना, तो किसी रोड के ऊपर तो मैं उसी वक्त एक्सीएन को फोन करता था, कल तक ये ठीक करो। आज तो पता नहीं उन लोगों के बारे में मैंने क्या कहना, लोग ही कह रहे हैं। कभी आज तक चंदा मांग के प्रोविंशियल हाईवे की रोड भी मुरम्मत हुई है? लोग तो बेबस हो गए हैं, लोगों की गाड़ियों के टायर फट गए हैं, लोगों का बिजनेस तबाह हो रहा है। डिंगा से खारियां या गुजरात जाते हुए लोगों को टाइम लगता है, इसलिए लोग बेबसी की हालत में है। जब हम रोड टैक्स, ये हुकूमत है अब PTI की, उस बंदे की हुकूमत है जो 8 रुपए के ऊपर बिजली का बिल जला रहा था, लोगों को कहता था महंगाई ना दे। आज बिल निकाल के देखें, टैक्सेस समेत 33 रुपए यूनिट लोग पे कर रहे हैं। अगले सवाल की जानब बढ़ते हैं। मियां साहब, आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब के बयान रिकॉर्ड पर हैं, और जिस तरह वो अदारों के खिलाफ बयान देते हैं, तकरीरें करते हैं लंदन से बैठकर, क्या आप इस बयानियों को सपोर्ट करते हैं? मेरा एक सवाल का हिस्सा ये है। दूसरे सवाल का हिस्सा ये है कि क्या आप मुस्लिम लीग शहबाज या मुस्लिम लीग मरियम को सपोर्ट करते हैं? चौधरी नसीर साहब, सॉरी, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मियाँ साहब के घर में कोई इक़्तिदार की खींचातानी नहीं है। इसलिए मैं 1988 में उनके साथ गया हूँ, तो उनके घर में इकट्ठा खाना पकता था। मियाँ शरीफ साहब जिंदा थे,
और आज भी जो लोग ये कहते हैं ना कि आप मरियम के साथ हैं, शहबाज शरीफ, देखें शहबाज शरीफ मेरे साथ वो भाइयों सा, उसका हमजा साहब मेरे रिश्ते में भतीजे लगते हैं, उसके बेटे हैं, सुलेमान हो, मरियम हो, मैं उनमें फ़र्क डाल सकता हूँ? कोई और जो टिकट मांग रहा है या जिसको कोई किसकी छोटी सी सियासत होगी उससे बात करें। मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बात को कोई टाल नहीं सकता, और मियाँ नवाज शरीफ, अगर मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क का मुखलस नहीं है तो फिर समझे सियासतदानों में कोई मुखलस नहीं। मेरा सवाल ये, मैं तो इस मुल्क का, मुझे खुशी होगी, मैं आपको चौधरी नसीर साहब मेरी बात सुने, मुझे खुशी होगी कि मेरी अगर जान इस मुल्क के काम आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, मैं वो नहीं हूं। मैं तो एक असूल, एक गरीब खातून की कोई बेइज्जती करे और उसकी इज्जत के लिए मैं खड़ा हो जाता हूं। मियां साहब, ये लोगों ने आपको मुंतखब भी इसीलिए किया कि आप अपना फर्ज अदा करें। जो आपने बात की, मैं उस बात का आपको थोड़ा सा जवाब देता हूं जी। जो आपने ये बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इदारों के मुतल्लिक, देखें बंदा एक हद तक, मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। नो डाउट। इस मुल्क में जज भी शोर मचाते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, जब उनके पास वक्त आता है प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं मैं सिर्फ आप पाकिस्तान की तारीख को जानता हूँ अच्छी तरह। आप लियाकत अली खां को देखें, उसके साथ क्या हुआ, बेनज़ीर के साथ क्या हुआ, भुट्टो के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ को 3 दफ़ा उतारा गया। यहाँ क्या हो रहा है? जब हो रहा है, मेरी बात सुने, जब हो रहा है, और मैं एक तरफ जमहूरियत है, सबसे पहले तो मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ जो उनकी मोहब्बत बनती है, मैं उससे भी ज़्यादा उनसे करता हूँ। हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए। सवाल सिर्फ ये है कि इदारों के अपनी हदूद में रहना चाहिए। जब इदारे अपनी हदूद क्रॉस करेंगे, आप ना इस मुल्क को चला सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें ये सवाल मैंने चौधरी आबिद रजा, मैंने PMLN से भी किया था और आप भी उसी स्टेज पे चले गए हैं। आप मुझे ये मियाँ साहब बता दें, ये सारी बातें और ये लियाकत अली खान आपको किरदार से बाहर ही क्यों याद आता है, पहले क्यों नहीं याद आया? आप जो 2017 का मेरा बजट सेशन में मेरी स्पीच है, मैं अपनी सीट पे खड़ा हुआ तो मैंने कहा जनाब स्पीकर, पॉइंट ऑफ आर्डर। मुझे कहते हैं मियाँ साहब आपकी अभी अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे हैं, उसके बाद आपने स्पीच करनी है, उसमें आप अपनी बात कर लीजिए। जब अपोजिशन की स्पीच ख़त्म हुई, उसका जवाब मैंने देना होता है। मैंने जवाब देने के बाद कहा, मैंने कहा स्पीकर साहब, हमने लोड शेडिंग ख़त्म की, हमने दहशतगर्दी ख़त्म की, हमने काफ़ी काम किए, लेकिन आज मुल्क में जिस तरह कुछ मुल्कों में इंसाफ हो रहा है, हमारे मुल्क में नहीं है। मैं इन PTI वालों से, जमात इस्लामी वालों से, PP वालों से कहता हूं, अपनी क़यादत को कहें कि हम सोचें कि हमारे मुल्क में इंसाफ का रास्ता कोई ना रोके। हम सपोर्ट इस तरह की करें कि कोई भी इदारा ये ना समझे कि मैं कानून से बालातर हूं। उसके बाद ज्यों कि मैं PMLN से तल्लक रख रहा था और ये इस तरह की बात शायद किसी को ना हो, लेकिन मैंने कहा स्पीकर साहब, मुझे नहीं पता मैंने जिंदगी में दोबारा आना है या नहीं आना, मेरी जिंदगी काल खत्म हो जाए। मैं आज कहता हूं कि तमाम जमातों को बैठकर हमारी हुकूमत को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, 2000 में मैंने लांडी जेल के बाहर भी, उस वक्त भी हम गए थे। हम सोचते हैं कि जब इंसाफ के लिए मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के जज, मुल्क के और लोग, बड़े बड़े लोग इंसाफ मांग रहे हो, तो गरीब का तो इंसाफ से तल्लक ही खत्म हो जाता है। इसके लिए सोचें कि हम ऐसा सिस्टम बना दें कि इंसाफ के रास्ते में जो भी आए वो पीछे हट जाए। हमें आज भी इस बात की जरूरत है, आज भी इस बात की कमी है। मैं आपसे, आपकी वसादत से ये बताना चाहता हूं कि जब तक हम क्लियर कट तमाम जमातें इकट्ठी होके ये ना सोचें, ये आपने नारे देखे हैं इमरान खान के, देखते रहे नारे, जो नारे लगाते रहे, आप मैं इलेक्टेबल नहीं लूंगा, मैं 50,000 घर बना दूंगा, 50 लाख घर बना दूंगा, 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा, मैं लोगों को इंसाफ दूंगा, मैं साइकिल पे जाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, ये सारी बातें, ये लोग, मैं तो बिल्कुल बिजली इतनी सस्ती कर दूंगा, ये ऊपर टैक्स क्या है, पेट्रोल डीजल आप सोच भी नहीं सकते, वो 64 रुपए से चलते चलते आज देखें पेट्रोल कहाँ है, आज देखें आपका डॉलर कहाँ खड़ा हुआ है, आज देखें आज तो हालात इतने बदतर हो गए हैं। समझ ये आती है कि मुल्क किसी और का है, हुकूमत किसी और की है। मियां साहब, अगर आप जीते तो आप सिलेक्टेड नहीं है, कोई दूसरा जीत जाए तो आप सिलेक्टेड का ठप्पा लगा देते हैं, ये भी तो कोई जरूरी रवैया नहीं। बात ये है कि जिस तरफ आप जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम क्या था?
उसको निकाला किस बात के ऊपर गया? ये वो कौम पूछना चाहती है, ये कौम के ज़हन में सवाल है। मियाँ साहब 2013 के इलेक्शन रिजल्ट मुझे अभी भी मेरे जहन नशीन हैं, अभी तक रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुए थे और मियाँ साहब ने आके इन कैमरा ये कह दिया कि मैं जीत गया, तो उस वक्त भी तो उनको सिलेक्ट ही किया गया था। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, मुझे वो इलेक्शन एक बता दें जिस इलेक्शन में बाहर के लोग भी ऑब्जर्वर आते हैं। आपका कोई मीडिया का बंदा अपना टेलीफोन लेकर या कैमरा लेके बाहर के गेट से इलेक्शन से अंदर गया, तो फिर छुपाया क्या गया है? क्या इससे पहला कोई इस तरह का आपके नए इलेक्शन देखे? आप मेरे साथ बात कर रहे हैं जिसने इलेक्शन गुजारे, और ये देखें रिटर्न इलेक्शन नहीं, जो हमारा रिटर्न रिजल्ट बनता है एक पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग हुए उसके बाद वो लिख के देता है उस वक्त तक एजेंट। आप यकीन जानिए जितने मेरे एजेंट थे पीएमएलएन के, सबको सुबह ही एक तरफ बिठा दिए, बैठ जाओ इधर, तुमने हिलना नहीं। वो जिसने बिठाया आपको पता है, जिनका काम नहीं था इलेक्शन में जाना, उनका काम क्या था इलेक्शन में? देखें, एक होता है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, एक होता है कि अंदर जाके दूजी पंजाबी के अंदर सिर दे उत्ते बह जाना, इंज करो। इसलिए मैं आपको कहता हूं इस तरफ आपने जाना है तो आपकी मर्जी। तो मियाँ साहब पाकिस्तानी सियासत की एक हिस्ट्री है, माजी में एक जमात ने उन्हीं लोगों का साथ दिया जिनको आज आप बुरा भला कहते हैं। मैं किसी को, देखें मेरी बात सुनिए जी, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, मैं कहता हूं कि ये कुछ लोगों की, आप देखिए कि अभी तक हमें इस बात की समझ हमारे लोगों को नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है, आप वोट दे के मुझे सिलेक्ट करते हैं, आपको पता है आपने किसको वोट डाले हैं, आपको पता होता है लोगों को कि जिला गुजरात में ये बात होती थी कि मियां तारक को नहीं हराया जा सकता, बाकी सब। मेरा नारा क्या था मेरे खिलाफ? मेरे पास नारा लोग ये लाते थे, मैं जलसों में जाते थे तो वो ये कहते थे कि हमेशा बनने वाले एमपी। इसलिए आपको पता है आप खारियां में रहने वाले हैं, आप गुजरात में रहने वाले हैं, इसलिए कोई बाहर का बंदा आए तो उसे तो मैं बताऊं ना, लोग अभी तक नहीं मान रहे इस रिजल्ट को। मैं अपनी बात चलें मियाँ साहब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। माशाल्लाह तमाम पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो जमहूरियत के अलंबरदार हैं या वो जमहूरियत के चैंपियन बनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तमाम सियासी पार्टियों में आज तक वर्कर लेवल से कोई वर्कर लीडरशिप लेवल तक नहीं पहुंच सका। मुझे तो ये यूं महसूस होता है कि डेमोक्रेसी बाय द फैमिली फॉर द फैमिली, क्या आप इसको जमहूरियत कहते हैं? नवाज शरीफ का वालिद कोई प्राइम मिनिस्टर था? किधर से आया? वो वर्कर ही था ना। मैं ये कहता हूँ ठीक है वो पैसे वाला बंदा, मैं मानता हूँ, लेकिन था तो वर्कर ही नहीं। शहबाज शरीफ किधर से आया? जिन लोगों ने मेहनत की है, गरीब परवरी की है, शहबाज शरीफ वो चीफ मिनिस्टर था, उसको पता चल जाए कि फलां डिस्ट्रिक्ट के फलां गांव में खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई है, या किसी के बाजू काट दिए हैं, या किसी के साथ जुल्म हुआ है, वो रात बड़ी मुश्किल से निकालता था, सुबह हेलीकॉप्टर लेके उधर मौके पे पहुंचता था। ये दहशत थी, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर था। आज क्या है? आज अपने जिले के हालात देख लें, कितनी डकैतियां हुई हैं, क्या सूरत हाल जा रही है। बेचारे बेबस हैं पुलिस वाले के पीछे। कौन है? वो है जिनकी ये सोच है कि वोट लेने हैं, डंडे से लोगों को वोट लेने हैं, खौफजदा करके। ठीक हो गया। इलेक्शन 2018 में गुमान किया जाता है आपके बारे में कि आपने एमएनए के लिए पीपी को सपोर्ट किया, क्योंकि पीपी ने आपके मद्दे मुकाबल अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। इसमें कितनी सदाकत है? आप मुझे ये बताएं कि आप इधर खारियां में बैठे हुए हैं, तो जो आपने मुझे तारफ कराया मैं हैरान हो गया हूँ। कमर जमान कह रहा, नदीम वो मियाँ अख्तर याद का दामाद हो, और मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं जाफर इकबाल को छोड़ के। मैं नवाज शरीफ का वोटर हूं। ये सोचें, कोई रिश्तों का तनासब देखें, अपने जिले की सियासत को देखें। मैं कैसे उनको सपोर्ट? मैं कहने वाली क्या बात है? मियां साहब कहते हैं मेरी सियासत नहीं, मेरी बात नहीं, मेरा दीन भी है, मेरा मजहब भी है, सियासत अपनी जगह। शहर, किसी शहर में मुझे जाके खड़ा कर दें, मेरी शराफत के, मेरे असूल के, मेरी गरीब परवरी के, लोगों के मसाइल के, मेरी एजुकेशन के साथ हमदर्दी की, मेरी हेल्थ के साथ हमदर्दी, रोड नेटवर्क,
मेरा असेंबली में खड़े होकर लोगों के हकूक की बात करना, ये इस सूबे की मिसाली काम है। इसलिए लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। पढ़ा लिखे बड़े बड़े क्वेश्चन लोग बाहर से आके हमारे एमपीओ को देते थे और ये कहते थे कि यार क्वेश्चन ते तू पा दें, लेकिन जदों क्वेश्चन का टाइम आवे तो मियाँ तारक नूं कभी जरा जवाब मंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। मियाँ साहब, पीडीएम के हवाले से सवाल है। मौलाना साहब पीडीएम से कोई इतने ज़्यादा खुश नजर नहीं आते। क्या पीडीएम अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जिसमें हुकूमत पर दबाव बढ़ाना या हुकूमत को गिराना? मैं आपको बड़ी, ये सब लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, अब जहाँ तक जाए सबसे पहली बात यह है कि पीडीएम क्यों बनी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये क्यों तमाम जमातें इकट्ठी हैं। आज ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब कोयटा जाने से भाग रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब सड़कों पे और गलियों पे लोगों के पास नहीं जा सकेंगे। कुछ अरसे के बाद इनके मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं जा सकेंगे, इसलिए कि महीने में 2 दफा महंगाई, डीजल पेट्रोल महंगा हो तो हर चीज महंगी हो जाती है। आज का रेट देखें क्या है डीजल का, कोई जवाब बनता है इस बात का? एक गरीब बच्चा वो मोटरसाइकिल के ऊपर किधर मोटरसाइकिल नहीं इस्तेमाल कर सकता। इन्होंने तो जीना बंद कर दिया है। इसलिए आप मीडिया में बैठने वाले लोगों ने आवाज बुलंद की कि अपोजिशन क्यों चुप है। अपोजिशन उठी, अपोजिशन जमातें उठी और सारे इकट्ठे होकर उन्होंने तारीख चलाई। अब सवाल क्या है? अब सवाल अजीब सा है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं देखा जो तर्जमानों की मीटिंग कर रहा हो कि मेरी तर्जमानी करें। भाई तर्जमानी की तुम्हें क्या जरूरत है? कोई काम करके लोगों को दिखाओ। अगर मैं करूंगा कुछ नहीं तो मैं आपके पास आ जाऊं मेरी तर्जमानी करें, ये कोई बात है? ये तर्जमान ढूंढ रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं, कहानी खत्म हो चुकी है। इसलिए ये जब ये सूरत हाल आ जाए, आप देखें शेख रशीद को क्यों दिया उन्होंने ये वजारत दाखिला कि एजाज शाह साहब ज्यादा तकरीर नहीं कर सकते, लोगों को डरा नहीं सकते। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं, देखिए इनके हवाबाजी वजीर ने इस किस्म का बयान दे के, ये आज तक ये वो लोग हैं जो कहते थे मैं तो किसी करप्ट बंदे को साथ नहीं लूंगा। ये इमरान खान की जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं। चौधरी परवेज लाई गुजरात इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है। आज वही मजबूरी है इनकी, जाके सलाम भी करते हैं, उनके बगैर चल नहीं सकते। ये डाकुओं के ऊपर बैठी हुई हुकूमत है, इसने जाना ही जाना है। अपोजिशन स्लो रहे या तेज रहे, कुछ नहीं। चले मियाँ साहब, ब्राडशीट केस में आजमत सईद शेख साहब को जो है वो हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अपोजिशन वालों को या पीडीएम वालों को आजमत शेख सईद पर क्या तफज़ात हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या इस मुल्क में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है? इमरान खान को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, ब्रॉड शीट में उन्होंने 4.5 अरब की पेमेंट की है, इतने 4.5 करोड़ की पेमेंट की है, 4 करोड़ और उसके ऊपर 4.5 से भी ऊपर है। किस तरह इन्होंने की है? गलती इनकी, ये तो पैसे बाहर से ला रहे थे, इन्होंने मुल्क के पैसे, आप गरीबों के लोग, इन्होंने इनकम टैक्स के पैसे उठा के दे दिए और इनकम टैक्स भी नहीं काटा। अब मेरी बात सुने ना, गलती इनकी और अपनी मर्जी का ये उसके ऊपर कमीशन बनाना चाहते हैं, ये कहां का इंसाफ है? मुझे ये तो बताएं जरा। इन्हें चाहिए था ये केस जी, मेरी बात आपकी तस्दीक कर दूं, ये कमीशन नहीं है, ये जुडिशियल कमीशन नहीं है, ये सिंगल बेंच फैक्ट फाइंडिंग एक 1 मेंबर है जिसको मुकर्रर किया गया। आप मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं कि इस मुल्क में नैब कौन लेके आया, 2000 में किसने ऑर्डिनेंस लाया, एनआरओ कौन लेके आया, मुशर्रफ, उसको तो पूछता कोई नहीं। सियासतदानों के गले में हर वक्त फिट होता है बंदा। आप देखिए आपके सामने उसने क्यों एनआरओ लाया, वही उसने ही इनके साथ ब्रॉड शीट और इन सारी एजेंसियों को इन्वॉल्व किया। कमीशन का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखे कि ये मामला आ गया, इसकी इंक्वायरी के लिए आप कमीशन बनाए, वो बनाए जिसके ऊपर कोई बंदा उंगली ना उठा सके। यानी आप ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनना? नहीं, बिल्ली राखी ते बिल्ली सारा कुछ करे, ये अजीब गल है। इस तरह नहीं हो सकता। आज तक नहीं, देखें मेरी बात सुने, ये एक ऐसी, अब चीनी वाली बात करें, उसके ऊपर जो कमेटी बनी थी उसका किधर गया सारा कुछ, बताएं मुझे। ये इनके पास क्वालिफाई है,
यहां मुल्क आपका गर्दिशी कर्जे अब कहां है? जब इन्होंने हुकूमत ली उस वक्त कहां थे? मुझे बताएं। इस वक्त मैं आपसे, आप भी वसादत से अपने तमाम सुनने वालों को कहता हूं कि पाकिस्तान में वो हालात हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो 5 साल हमने मोटरवे बनाए, हमने बिजली के कारखाना बनाए, हमने अस्पताल बनाए। आपके पास तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, आज जाए दवाई ले आए फ्री। कोई बंदा एक बता दे हमारे दौर में उसे मेडिसिन। डिंगा में तहसील लेवल हॉस्पिटल बना हुआ है, तमाम सहूलतें वहां पे है। मुझे कहते हैं काम, डिग्री कॉलेज मौजूद है। किसी ने सोचा था कि गांव में भी अमरा कलां में कॉलेज मौजूद है, बागड़ियां वाला में कॉलेज मौजूद है, डिंगा में कॉलेज, सबसे खूबसूरत कॉलेज बने हुए हैं, स्टेडियम के पैसे मौजूद, एसी के अकाउंट में पैसे जमा। किसी ने जमीन नहीं खरीदी। 7.5 साल से इनकी KPK में हुकूमत है, क्या तब्दीली है वहां? इन्होंने बल्दियाती इदारे तोड़े। आज तक आप देख लें कि आपके ही नुमाइंदे थे, आप लोगों ने इलेक्ट किए हुए थे, उन्होंने इन्हें घर भगा दिया। क्या मकसद था? और जब इन्होंने ये समझा कि कोर्ट इन्हें बहाल कर दे थी, इन्होंने लेजिस्लेशन कर दी। क्या आपके सूबे में जब ये आए हैं तो फौरी तौर से सबसे पहला पंजाब असेंबली में बिल पास हुआ है कि MPA की तनख्वाह डबल होगी। मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं आपको ये बता दूं। दुरुस्त कर रहे हैं कि दुरुस्त, मैं बहुत दुरुस्त बातें मेरे पास। तो आप 3 दिन पूछेंगे तो मैं आपको सच्ची बातें बताऊंगा कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं। पाकिस्तान की बदनसीबी है कि ये मदीने की रियासत बनाने आ गए हैं। चले अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मियां साहब, फॉरेन फंडिंग केस पर अपोजिशन का इतना शोर क्यों है, और इसमें अब मजहबी आंसर को भी शामिल किया जा रहा है या बयानिया बनाया जा रहा है। हालांकि फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी और फॉरेन फंडिंग में बड़ा फर्क है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ, जो जिस तरफ ये बात जा रही है वो ये है, हम समझते हैं इसको लाने वाले, इसको मजबूत करने वाले, इसको सपोर्ट करने वाले, आप देखें हमारे जो कुछ बहुत समझदार लोग थे, उन्होंने इसके बारे में क्या पहले ही क्या उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि बरसर इक़्तिदार आएगा, कौन इसे लाएंगे। आप देखें ये कौमी हीरो था, इसे तो मैं अब सिर्फ ये कहता हूँ आप देख लें कि इसके बच्चे की तरह है, इसकी फैमिली की तरह है, हर एक को अपनी मर्जी की ये बातें करता है। थोड़ी सी जब आप पूछते हैं कि फॉरेन फंडिंग, मियां साहब के भी बच्चे पाकिस्तान में नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि फंडिंग जिन मुल्कों ने इसे की है वो चाहते थे ये बरसर इक़्तिदार आएगा और पाकिस्तान की तबाही, इसलिए उन्होंने इसे फॉरेन फंडिंग की। मियां साहब, गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि हम जो है वो इक़्तिसाद की जानिब बढ़ना चाहते हैं और ये लोग इक़्तिसाद में रुकावट, क्या रुकावट है बनते हैं PDM वाले, क्या रुकावट है? मुझे वो रुकावट बताएं। जिसको चाहता है वो दूसरे दिन, एक दफा शेख रशीद साहब कहते हैं आज हम फलां को पकड़ रहे हैं, दूसरे दिन वो पकड़ा होता है, मैं फलां का हम घर जो है उसको गिरा देंगे, दूसरे दिन वो अफरा तफरी वाला काम है इनका। इनका मेहनत और लोगों की खिदमत करके इन्होंने ये आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये खौफ फैला के इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, यही नाकामी है। आप देखें बड़े बड़े जो इस मुल्क में दुनिया में बड़े बड़े वो लोग आए हैं जो जालिम कभी कामयाब हुए हैं। मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है, कोई इदारा बता दें, कोई इनकी कामयाबी बता दें कि इस तरफ इनकी कामयाबी की जो ये बोलते रहे हैं वो आप खुद नारे सारे जानते हैं। इन्होंने तो अजीब किस्म की इनके पास ये कहता था मेरे पास 100 दिन में मैं करप्शन खत्म करता, आपने सुना किधर गया 100 दिन? अब कितने दिन हो गए? अब तो वो ये 365 150 आगे। मियां साहब अब वो ये कहते हैं कि 70 साल का गंद है, ये गंद साफ करने। कौन सा गंद जो ये साथ लेके आए? ये जो 100 बंदे की लेके आए थे, आप देखिए इनके पास जो कैबिनेट है वो कौन लोग हैं, देखिए ना। ये तो कहता मैं इलेक्टेबल नहीं लूंगा, भाई इसके पास कुछ नहीं, ये इसका ना तजर्बा था, उसने खुद तस्लीम कर लिया कि पहले 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ट्रेनिंग ले लेता कहीं से, मुल्क का बेड़ा गर्क तो ना करता। ठीक हो गया मियां साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ साबिक MPA मियां तारक महमूद साहब। अपने मेजबान नसीर चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।